हेलो गाइस, रनी भाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अपनी पीएमएफआईएस की बुक के 18 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब हम 19th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 19th चैप्टर किस पे है? क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट और आईपीसीसी रिपोर्ट्स पे। तो हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को देखेंगे मेजरली, और आईपीसीसी की रिपोर्ट्स को भी देखेंगे। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली आईपीसीसी वाला प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं मेजरली? तो पहला है हमारा इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ हीट वेव्स। तो जो हीट वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना और उनका एक्सटेंट का बढ़ जाना, मतलब कितनी स्ट्रांगली हीट वेव आती है उस चीज़ का भी बढ़ जाना, है ना। तो हीट वेव होती क्या है? हीट वेव इज़ अ पीरियड ऑफ एक्सेसिव हॉट वेदर। तो जब हमारा टेम्परेचर जो है इंडिया में एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीट वेव। हमारे यहाँ कोई डेज का क्राइटेरिया नहीं है कि 4-5 दिन से ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे तो ही मानेंगे। बहुत सी कंट्रीज़ में आप ऐसा देखो कि 40 डिग्री से ऊपर अगर रहे वो भी 4 से 5 दिन के लिए, तभी हीट वेव कंसीडर करते हैं उन कंट्रीज़ में, जैसे यूएस है और भी बाकी कंट्रीज़ हैं। लेकिन इंडिया में डेज वाला क्राइटेरिया नहीं है। इंडिया में बस सिर्फ सिर्फ टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है इतना, तो उसको हम बोलेंगे हीट वेव चल रही है ना। तो इंडिया में क्या है? प्लेन्स के लिए क्राइटेरिया है 40 डिग्री का, 40 डिग्री का। इसके बाद है हमारा हिली रीजन। तो यहाँ पे एटलीस्ट 30 डिग्री से अगर ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे हीट वेव चल रही है। फिर कोस्टल एरिया जो है हमारा, यहाँ पे 37 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस। ये आईएमडी का क्राइटेरिया है। पता नहीं इन्होंने इन्होंने 45 डिग्री कहाँ से दिया है आई पीएमएफआईएस की बुक में। मैंने चेक भी किया था नेट में, ये डेफिनेशन नहीं मिली मुझे। नेट में भी आपको यही वाली दिखेगी कि अलग अलग क्राइटेरिया तीनों रेंज में ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। तो सपोज करिए प्लेन वाला एरिया, जैसे मोस्ट ऑफ द इंडिया हम लोग प्लेन्स में ही रहते हैं, तो वहाँ अगर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है तो आईएमडी डिक्लेयर कर देगा कि यहाँ पे हीट वेव चल रही है ना। और हीट वेव के साथ प्रिकॉशंस भी बहुत सारे लेते हैं गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे, अलग अलग जगह पे। हीट वेव होती क्यों है? सो बेसिकली आपको पता होगा, अर्थ जो है हमारी वहाँ पे ऐसे वेस्टर्ली चलती रहती है ऊपर, जेट स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो इस वेस्टर्ली के ऊपर बेसिकली कोल्ड करंट होता है, कोल्ड हवा का एरिया होता है। रीज़न बीइंग क्योंकि पोलर एरिया से पूरा आता है ये, और ये इसके कोल्ड करंट इसके इधर नहीं जा पाता क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रांग करंट होता है विंड का। इधर वाला पूरा कितना एरिया रहेगा, यहाँ पे हॉट एयर फ्लो करेगी, है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि ये जेट स्ट्रीम वीक पड़ जाती हैं किसी भी रीज़न से। कभी कभी इनका शेप ऐसे हो जाएगा, तो कुछ एरिया में और ऊपर तक ये गर्म हवा पहुँच जाती है ना। और फिर इनको फिक्स होते होते टाइम भी लगेगा, तो वो पूरा जब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसी केस में हम उसको फिर हीट वेव के तौर पे क्लासीफाई करते हैं। इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंडिया में पता होगा आपको लोकल विंड भी चलती है हमारे यहाँ, लू जिसको हम बोलते हैं। आपने गर्मियों में सुना होगा कि लू चल रही है, वो हवा बहुत तेज़ चलती है, तो बहुत हॉट विंड होती है, उसकी वजह से हीट वेव भी आती है। फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो उसकी वजह से गर्मी हो रही है ना। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं इसके। फिर ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव का लिंकेज क्या है? अभी आपको पता होगा कि 1900 से कितना टेम्परेचर हमारा वर्ल्ड का बढ़ा है? 1.3 डिग्री सेल्सियस, है ना, एवरेज तौर पे अगर हम नापेंगे। लेकिन इंडिया में दो दो डिग्री लोकली बढ़ चुका है। मतलब हमारे यहाँ हीट ज़्यादा हो रहा है इन्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड। तो उस केस में होगा क्या कि अगर फ्यूचर में ऐसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, उस केस में इंडिया में हीट वेव बहुत ज़्यादा आएंगी एज़ कम्पेयर टू बाकी किसी कंट्री में। तो हम लोग को ज़्यादा नुकसान इससे होगा। फिर हीट वेव से प्रॉब्लम क्या क्या हो जाती है? पहला तो है सन स्ट्रोक, है ना। सन स्ट्रोक में क्या होता है? डिहाइड्रेशन अगर बेसिकली आपकी बॉडी में हो गया गर्मी के सीज़न में, तो आपके जो वाइटल ऑर्गन है उसका फेलियर हो जाता है बहुत हाई टेम्परेचर में। तो 2015 में भी आप देखेंगे ओवर 2300 पीपल डाइड इन इंडिया रिपोर्टेडली ड्यू टू हीट वेव्स। हर साल डेथ होती है लोगों की हीट वेव के कारण। इसीलिए आपने सुना होगा गर्मियों में लोग बोलते हैं आम पन्ना पी के जाओ, या फिर और भी ऐसे कोई लिक्विड अच्छी खासी अमाउंट में पी के रहो, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और प्रॉपर फंक्शन करती रहे। फिर ह्यूमन आउटपुट भी जो होता है वो भी रिड्यूस जाता है एक्सट्रीम गर्मी में, है ना। इकोनॉमिक कॉस्ट भी है इसका। फिर जैसे जैसे हीट वेव बढ़ेगी, लोग उससे बचने के लिए एसी लगवाएंगे, कूलर लगवाएंगे। तो उससे होगा क्या कि एसी वगैरह से और हीट निकलती है ना, एग्जॉस्ट से उसके। तो वो और इन्वायरमेंट में जाएगी और हीट करेगी इन्वायरमेंट को, और हीट करेगी तो लोगों को और एसी की नीड होगी। तो ये पूरी एक साइकिल बन जाएगी कुल मिला के। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोल रहे हैं, क्योंकि गर्मी ये छोड़ रही है एग्जॉस्ट एसी वाला, और उससे और हीट जनरेट हो रही है। उस हीट्स के कारण, बचने के कारण और एसी की डिमांड हो रही है, उससे और हीट निकलेगी। तो ये पूरा एक साइकिल बढ़ता ही जा रहा है आप देखोगे तो। फिर इकोलॉजिकल डैमेज भी होता है, क्योंकि रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है इस पीरियड में, और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी कम होता है।
फिर फॉरेस्ट फायर, तो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जैसे ही हीट वेव चलती है ना। आप बहुत जगह देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, बहुत जगह ऑटोमेटिकली अपने से फायर लग जाती है गर्मी के कारण। अभी कुछ साल पहले 2019-2020 में ऑस्ट्रेलिया बुश फायर्स लगी थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें बहुत सारे जानवर भी डेथ हो गई थी, बहुत ह्यूज अमाउंट में अनकंट्रोलेबल हो गई थी वो फायर। ऐसे ही वेस्टर्न कनाडा में वाइल्ड फायर लगी थी, तो इंडिया में भी लगती रहती है। देहरादून का एरिया हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, प्लेन्स का एरिया हो गया, तो कई जगह ऐसे इंसिडेंट हमको देखने को मिले हैं इन द पास्ट। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट अर्बन हीट आइलैंड का। सो बेसिकली यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो गांव रूरल एरिया होता है वहाँ पे टेम्परेचर आर लो। फिर कमर्शियल में जाएंगे तो थोड़ी हाई टेम्परेचर होते हैं, फिर जैसे ही हम सिटी में पहुँचते हैं वहाँ टेम्परेचर एकदम स्काई रॉकेट हो जाता है ना, मैक्सिमम रहता है सराउंडिंग के एरिया के कंपैरिजन में। फिर उसके बाहर निकलेंगे अर्बन रेजिडेंशियल एरिया, या फिर बाहर पार्क की तरफ जाएंगे, सब अर्बन एरिया की तरफ जाएंगे, फिर टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो ये जो सिटीज़ के ऊपर या जो अर्बन एरिया है उसके ऊपर इतना स्पाइक होना टेम्परेचर का, इसी को हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। मतलब कि कोई अर्बन या इंडस्ट्रियल एरिया है उसके टेम्परेचर कंसिडरेबली हायर हैं कंपेयर टू सराउंडिंग रूरल एरियाज, भले ही दोनों सेम क्लाइमेट एरिया में मौजूद हैं। इसके रीजंस क्यों क्या हैं, क्यों होता है ऐसा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला तो जो हमारी सिटीज़ होती हैं वो हीट ट्रैपिंग कंक्रीट या asphalt से बनी होती हैं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट कैप्चर करता है ये और गर्म होता है। फिर जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं ये ज़्यादा एरिया ऑफर करती हैं फॉर हीट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग है, एक ही छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड में बहुत सारा एरिया हो रहा है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। फिर हाई व्हीकल डेंसिटी होती है सिटीज़ में, जिससे पॉल्यूशन निकल रहा है, गैसेस निकल रही हैं, वो भी इन्वायरमेंट में ऐड हो रही है। फिर हाई पॉल्यूशन लेवल्स हैं, यही पॉल्यूशन जो हमारी आउट गोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसको भी कैप्चर कर लेती है, तो एक हीट डोम टाइप का इफेक्ट भी बन जाता है। फिर कूलिंग अप्लायंसेस हैं ज़्यादा सिटीज़ में, एयर कंडीशनर हो गया जैसे। फिर क्योंकि सिटी में वेजिटेशन भी कम होता है तो यहाँ बारिश भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एरिया, इसी वजह से बैड मानसून भी आपको देखने को इधर मिलेगा। फिर रात को भी पहले क्या होता था कि रात में एटलीस्ट ठंडा हो जाता था कॉन्क्रीट वगैरह, जब शाम होने के बाद धूप नहीं लगती थी तो। लेकिन अब एसी के इतने अमाउंट बढ़ गए हैं या पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये रात में भी हीट जनरेट करते रहते हैं, है ना, तो वो भी कूलिंग का टाइम नहीं मिलता। तो ये सारे जो रीजंस हैं इनकी वजह से क्या होता है कि जो अर्बन एरिया है हमारे कंट्री के, वहाँ पे आपको अर्बन हीट आइलैंड का ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। फिर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यूपीएससी 2013 का है। ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड इन द अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। तो यही लास्ट के जो हमने रीजंस पढ़े वही सारे यहाँ पे आपको देने हैं। इसके बाद है हमारा अल्बीडो ऑफ डिफरेंट सरफेस। तो अल्बीडो हमने देखा था क्या होता है, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सनलाइट दैट अ सरफेस कैन रिफ्लेक्ट बैक इनटू स्पेस, है ना, कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है वापस। सपोज वाइट कलर का स्नो है पूरा, तो उसकी अल्बीडो बहुत हाई होगा, क्योंकि वो मोस्टली लाइट जो आएगी उसके ऊपर उसको रिफ्लेक्ट कर देगा वापस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश स्नो जो होता है हमारा, उसका 80 से 90% अल्बीडो होता है। मतलब जितनी भी उसमें रेस पड़ती हैं उसका 80 से 90% वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है इनटू स्पेस। फिर थिक क्लाउड्स जो है हमारे लो लेवल वाले क्लाउड्स, उसमें 70-80% होता है अल्बीडो। फिर वाटर नियर होराइजन है, 50 से 80% इसका अल्बीडो है। ओल्ड स्नो का 45 से 50% है। फिर डेजर्ट है 30 से 45%। फिर लाइट स्नो है। फिर थिन क्लाउड्स हैं, फिर ग्रासेस हैं, सॉइल है, फॉरेस्ट है। तो असफाल्ट का आप देख सकते हैं सबसे नीचे है ना, रोड कंस्ट्रक्शन और रूफिंग में 5% के अराउंड अल्बीडो है सिर्फ। मतलब मेजोरिटी ऑफ जो इसमें लाइट पड़ती है वो ये अब्जॉर्व कर लेता है और इससे हीट होता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो है मरीन हीट वेव। तो मरीन हीट वेव भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे नॉर्मल हीट वेव है, लेकिन ये ओशन में हो रहा है कि ओशन के जो वाटर हैं उसमें कोई एक ऐसा पैच हो जो कि अनयूजली वार्म हो, है ना, नॉर्मल सराउंडिंग से, और फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब काफ़ी दिनों के लिए वार्म रहे अपने एरिया के सराउंडिंग के कंपैरिजन में। तो ये समर में भी हो सकता है, विंटर में भी हो सकता है, और इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मरीन इकोसिस्टम में और उसके वेदर पैटर्न में। फिर आईपीसीसी की एक स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशियन एंड क्रायोस्फीयर इन द चेंजिंग क्लाइमेट ऑन मरीन हीट वेव है एक, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए थे। जैसे जो हमारे आजकल के ओशियन है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट इकट्ठा पड़ रहा है, जैसे इंक्रीज टेम्परेचर हो गया, ओशियन ओशियन एसिडिफिकेशन हो गया, मरीन हीट वेव्स हो गया, फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम एल नीनो ला नीना इवेंट्स हो गए। तो इन सब से नई टाइप की कंडीशंस बनती रहती हैं, है ना, ओशियंस में। सो इसीलिए जो आसपास के हमारे स्मॉल आइलैंड नेशन हैं या पोलर एरियाज़ हैं, हाई माउंटेन्स हैं, अगर ओशन में कोई चेंज होता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट इन्हीं पे पड़ना है ना। अगर छोटे छोटे आइलैंड नेशन है तो वो तो कम्प्लीटली वैनिश भी हो सकते हैं अगर सी लेवल राइज हुआ या कोई स्टॉर्म आ गया या कोई ह्यूज इम्पैक्ट हुआ उससे, तो है ना। तो ये सारे चैलेंजेस बने हुए हैं। फिर जो मरीन हीट वेव्स हैं हमारी वो ट्वाइस एज फ्रीक्वेंट बन गई हैं इन द पास्ट 4 डिकेड्स
एंड आर लास्टिंग लॉन्गर। पिछले 40 साल में दोगुनी अमाउंट में अब आ रही हैं हीट वेव्स हमारे ओशियंस में, और ज़्यादा अमाउंट के लिए एग्जिस्ट भी कर रही हैं ओशियंस में। इट शोज़ कि जो क्लाइमेट चेंज के साथ ये इसका इम्पैक्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो कल को और क्लाइमेट चेंज होगा तो हो सकता है और दोगुने अमाउंट में ये हीट वेव्स हमको देखने को मिले। फिर उसके बाद इसी रिपोर्ट में ये बोला गया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 84 से 90% ऑफ मरीन हीट वेव। वहीं पे ये बोल रहे हैं कि 2081 तक फ्रीक्वेंसी ऑफ मरीन हीट वेव्स कुड जम बाई 20 से 50 टाइम्स, तो 20 से 50 गुना तक बढ़ भी सकती है। तो ये सारी पॉइंट्स इसमें आईपीसीसी की रिपोर्ट में कवर किए गए थे। फिर हीट वेव का इम्पैक्ट क्या पड़ता है मरीन प्रोडक्टिविटी में, तो पहला होता है लार्ज स्केल कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, कोरल का एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। कभी भी अगर समुद्र में आसपास चेंजेस आते हैं किसी भी टाइप के, क्लाइमेट चेंज हो गया या एसिडिटी चेंज हो गया या बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, उस केस में क्या होता है, कोरल्स हमारे जो ऐसे ऐसे होते हैं, यूजुअली नॉर्मल कंडीशन में तो इनके ऊपर एल्गी रहती है ना। इसी एल्गी पे ये डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, है ना। दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब दोनों को फ़ायदा होता है, एल्गी को होम मिल जाता है और इसको फूड मिल जाता है। लेकिन जब कोरल ब्लीचिंग होती है तो ये एल्गी यहाँ से चली जाती हैं सारी, और ये वाइट पार्ट बस इसका बचता है। और अगर एल्गी टाइम पे वापस ना आए तो ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है कोरल पूरी तरीके से, क्योंकि खाना उसको नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए कोरल ब्लीचिंग खतरनाक है। और कोरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये शिप को बहुत ज़्यादा हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी शिप यहाँ पे कोरल्स के आसपास पास ही रहती हैं। कोरल पे डिपेंडेंट है ह्यूज अमाउंट ऑफ मरीन इकोसिस्टम, है ना। अगर फिश चली जाएंगी तो उससे बड़ी फिश इंपैक्ट होंगी, बड़ी फिश से और बड़ी फिश इंपैक्ट होंगी, तो पूरा मरीन का इकोसिस्टम उस एरिया का कोलैप्स हो सकता है अगर कोरल खत्म हो जाए किसी एरिया में। तो इसलिए ह्यूज इम्पैक्ट है। तो मरीन हीट वेव के कारण कोरल ब्लीचिंग भी हमको देखने को मिलती है। फिर मरीन हीट वेव जो है रिड्यूस कर देती है मिक्सिंग बिटवीन वाटर लेयर्स। तो अगर हीट वेव बन गई है, मान लीजिए ओशन में ही अलग अलग टेम्परेचर की वो बन जाए, तो उस केस में होगा क्या कि अगर न्यूट्रिएंट ठंडे पानी में ज़्यादा हैं तो वो गर्म पानी की तरफ कभी जा ही नहीं पाएंगे, है ना। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मिलते रहते हैं पानी एक दूसरे से, अलग अलग सैलिनिटी वाला पानी मिलता रहता है, अलग अलग टेम्परेचर वाला पानी एक दूसरे से मिलता रहता है, तो सर्कुलेट होता रहता है न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी। लेकिन हीट वेव के कारण वो जो मिक्सिंग है वो भी स्लो हो जाती है। फिर पैसिफिक ओशियन में हमने देखा कि जो हीट वेव के कारण टॉक्सिन प्रोड्यूसन एल्गी का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। अब जब टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग एल्गी बढ़ेंगे, उस केस में जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी या ज़्यादा डेथ होने लगेगी। उस केस में जो बेस है ओशियन फूड चेन का वो कोलैप्स हो सकता है या श्रिंक हो सकता है। फिर मरीन हीट वेव के इम्पैक्ट क्या है वेदर पैटर्न में, तो पहला है कि ये जो हमारी विंड्स हैं इनको वीक कर देता है, जिसके कारण जो ग्लोबल विंड सर्कुलेशन है और ओशन करंट है उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि हमारे पूरे जो अर्थ है उसमें कई टाइप के सर्कुलेशन चलते रहते हैं, कोल्ड करंट होते हैं, वार्म करंट के सर्कुलेशन ऐसे बहते रहते हैं समुद्र में। तो वैसे ही एक अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, इसका फ्लो भी वीक हो गया है। और जैसे ही ये वीक होगा वहाँ से प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ज़्यादा स्टॉर्म नॉर्दर्न यूरोप में आएंगे, साहेल के एरिया में कम रेनफॉल होगी, और साउथ एशिया में भी कम रेनफॉल होगी। तो ये बहुत सारे इसके इम्पैक्ट हैं अलग अलग। ये डिटेल में आप सर्कुलेशन के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपनी बुक में, है ना। फिर एक और इम्पैक्ट है, जो हमारे साइक्लोनिक स्टॉर्म है उनकी सिविरिटी भी बढ़ जाती है मरीन हीट वेव से। फिर क्लाइमेट चेंज से और एक इम्पैक्ट हो रहा है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ वाइल्ड फायर्स। तो जो हमारी वाइल्ड फायर का इंसिडेंट होता है, अगर उसके इंसिडेंट बढ़ते हैं तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। कैसे कि अगर सपोज करिए जंगल में आग लग गई तो उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस निकलेंगी, है ना। और वो गैस जाके और हीट ट्रैप करेंगी आसमान में। जैसे ही और हीट ट्रैप करेंगी और हीट बढ़ेगी उस एरिया की, और इंसिडेंट बढ़ेंगे इसके आग लगने के, तो ये एक पूरी साइकिल बन जाती है ऐसे। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो अभी बुश फायर हुई थी लास्ट कुछ ईयर्स में, वहाँ का इंसिडेंट लिखा है 2020 में, तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हुई थी ये, जिससे बहुत सारे कोआला जो होते हैं यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। ये होता है कोआला, बहुत स्लो मूविंग होता है, इसलिए इनकी डेथ हुई थी, क्योंकि एक एरिया से दूसरी जगह ये जल्दी नहीं जा पाते। फिर जो हमारे टुंड्रा एरिया है, जो आर्कटिक के नीचे वाला एरिया होता है, जस्ट टुंड्रा वाला एरिया, वहाँ भी हमारे वाइल्ड फायर और जॉम्बी फायर पहुँच गई हैं। भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पर्मा फ्रॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। और पर्मा फ्रॉस्ट अगर मेल्ट हुआ तो उस केस में भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा हीट को बढ़ा देगा, वो भी एक पॉजिटिव मैकेनिज्म को बर्थ देगा। जैसे परमाफ्रॉस्ट से गैसेस निकलेंगी, वो जाके और ट्रैप करेंगी, और हीट बढ़ेगी, और परमाफ्रॉस्ट पिघलेगी, और उसके नीचे की जो ट्रैप्ड गैसेस हैं वो और निकलेंगी, तो ये बहुत सारी साइकिल ही बन जाएगी कुल मिला के। तो अब हमें टुंड्रा वाले एरिया में, जो कि पहले बहुत रेयर था कि टुंड्रा वाला एरिया
कोल्ड होता है एक्सट्रीमली, वहाँ पे फायर लगना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप रहता है, वहाँ पे भी हमें इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं फॉरेस्ट फायर के। फिर जॉम्बी फायर क्या होती है? जॉम्बी फायर बेसिकली ऐसी आग को हम बोलते हैं जो कि ऐसे लगेगा उसको देखने में कि बुझ गई है ना, लेकिन वो अंदर ही अंदर जलती रहती है और कहीं बाद में जाके एकदम रीइग्नाइट हो जाएगी, बहुत तेजी से जलने लगेगी। इस तरीके की फायर को हम क्या बोलते हैं? जॉम्बी फायर। क्योंकि दिख तो रही थी शुरू में हमको कि बुझ गई है, लेकिन वो फिर जल गई। तो जैसे जॉम्बी होता है कि डेड इंसान, डेड बॉडी जलने लगती है, अभी एक्ट करने लगती है, वैसा ही ये है कि डेड फायर वापस जल रही है। फिर फायर से कंसर्न क्या होते हैं कि, तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन अगर यही बर्न होने लगेंगे अनकंट्रोलेबल वे में तो ये कार्बन सोर्स के तौर पे चेंज हो जाएंगे रेदर देन कार्बन सिंक। और नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो है श्रिंकिंग क्रायोस्फेयर। तो क्रायोस्फेयर कौन सा एरिया होता है? जितना स्नो वाला एरिया होता है अर्थ में उसको हम बोलते हैं क्रायोस्फेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द एरिया ऑफ स्नो और आइस विच आर सब्जेक्ट टू टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द ईयर कंपोज द क्रायोस्फेयर। तो माउंटेन के ऊपर वाला एरिया भी क्रायोस्फेयर में आता है, ग्लेशियर्स का एरिया आता है, पोल्स का एरिया आता है ऊपर नीचे, है ना, ये सारा क्रायोस्फेयर का पार्ट है। देख सकते हैं आप, कॉन्टिनेंटल आइस शीट हो गया, आइस कैप्स हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, एरिया ऑफ स्नो हो गया, परमाफ्रॉस्ट हो गया, फ्रोजन पार्ट ऑफ ओशन हो गया, रिवर हो गया, लेक है, ये सारे क्या है? क्रायोस्फेयर का पार्ट है। फिर जो हमारी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें ऑलमोस्ट हाफ जो है हमारी वो ग्लेशियर्स ही हैं, है ना, अलग अलग जगह के। जैसे कुंभू ग्लेशियर है हिमालय हिमालय में, ये कि सौदा कम्प्लीटली डिसअपियर हो सकता है अगर ऐसे ही एमिशंस के रेट बढ़ते रहे और ऐसे ही हीट होती रही, तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हमें खोने का खतरा है। फिर क्रायोस्फेयर का रोल क्या है हमारे आसपास? तो जो हमारी स्नो और आइस होती है इसका हाईएस्ट एल्बिडो होता है, इसी कारण से जो हीट आती है सन से उसको बहुत ह्यूज अमाउंट पर रिफ्लेक्ट कर देती है ये वापस। फिर यहीं से फ्रेश वाटर का पानी निकलता है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर जो क्रायोस्फेयर होता है हमारा अर्थ के ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? बेसिकली जो हमारी फ्लाइट्स होती हैं ना उसमें एक ये बॉक्स होता है जो पूरा फ्लाइट का डाटा रिकॉर्ड करता है, किसने क्या बात करी, किसने क्या एक्शन लिए, कौन सी बटन दबाई गई थी, किस मिनट दबाई गई थी, ये सारे। तो जब कोई क्रैश होता है फ्लाइट का तो ये ब्लैक बॉक्स को ही ढूंढा जाता है और फिर वहाँ से स्टडी की जाती है कि क्या हुआ होगा। वहीं पे जो हमारा क्रायोस्फेयर है वो भी अर्थ के ब्लैक बॉक्स की तरह है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप ऐसे वर्टिकल ड्रिल करके निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि पास्ट में क्या क्या क्लाइमेट रहा होगा आसपास का। हमने ये लेक्चर लास्ट के लेक्चर्स में देखा भी था कि कैसे निकालते हैं और कैसे स्टडी करते हैं इसको। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है श्रिंकिंग क्रायोस्फेयर के? तो वाटर स्कैरसिटी हो सकती है, नेशंस के बिटवीन में वाटर वॉर हो सकती है। फिर जो हमारे इकोलॉजिकली रिच और कोस्टल वेटलैंड्स हैं उनका लॉस हो सकता है। फिर जैसे जैसे क्रायोस्फीयर पिघलेगा तो सी लेवल भी हमारा राइज होगा, तो कोस्टल सिटीज से लोग रह नहीं पाएंगे, उनको माइग्रेट करना होगा ऊपर के एरियाज में, है ना। फिर देयर इज सबमर्जेंस ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स, क्योंकि सबसे पहले यही श्रिंक करेंगे ना, अगर सी लेवल राइज हुआ तो सबसे पहले यही डूब जाएंगे, छोटे छोटे डेवलपिंग स्टेट्स हैं हमारे स्मॉल आइलैंड के फॉर्म में। फिर वेदर पैटर्न में भी चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, जो कोस्टल एरिया में ग्राउंड वाटर है वहाँ पे भी सैलिनेशन हमको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हैं। फिर वेजिटेशन में चेंजेस कैसे आएंगे? तो जैसे जैसे स्नो पिघल रही है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ जो हमारा एरेबल लैंड है ऊपर के एरियाज में वो बढ़ रहा है। तो एरेबल लैंड क्या होता है? ऐसा लैंड जहाँ पे हम क्रॉप्स लगा सकते हैं उसको प्लाउ करके, है ना। सिमिलरली जो कोस्ट लाइन के राउंड है, समुद्र के राउंड, वहाँ वहाँ के एरेबल लैंड में कमी देखने को मिलेगी। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ का एरिया सबमर्ज होता जाएगा, है ना। तो पहाड़ों में एरिया बढ़ रहा है और कोस्ट लाइन वाले एरिया में एरिया घट रहा है। टुंड्रा स्वाम्प में चेंज हो जाएगी, लॉस ऑफ फॉरेस्ट होगा, लॉस ऑफ कार्बन सिंक होगा। तो बहुत सारे अलग अलग ऐसे वेजिटेशन चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जैसे फिनोमेना भी हमको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ जो पानी है इकट्ठा माउंटेन से नीचे गिर सकता है। तो ये एक बार आप रीडिंग कर लेना पैराग्राफ का। फिर उसके बाद जो आर्कटिक रीजन है हमारा, वहाँ पे नए सी रूट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तक पहले क्या होता था, ये पूरा आर्कटिक वाला एरिया जमा रहता था, है ना, तो ऊपर से कोई शिप लेके जा नहीं सकता था। पहले हम लोग कौन सा पाथ यूज़ कर रहे थे? ये नीचे वाला पूरा, अफ्रीका से होते हुए फिर जाना है, फिर दूसरे एंड में जाना है, तो ये नीचे का एरिया यूज़ करते थे। तो जैसे ही ऊपर का एरिया पिघलेगा वैसे ही ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अभी जो चल रही है। तो हम लोग प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं कि आइस फ्री हो जाएगा आर्कटिक 2025 तक। तो यहाँ पे दो सी रूट है, नॉर्दर्न सी रूट और नॉर्थ वेस्ट पैसेज। तो न्यू शिपिंग रूट से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी, बट वी डू नॉट नो कि उसके क्लाइमेटिक इम्पैक्ट क्या होंगे। जैसे पोलर बियर्स का घर है वहाँ पे,
अब जैसे जैसे आइस कैप्स पिघलती जा रही हैं, वैसे वैसे उनका घर भी टूट रहा है, हैबिटेट भी टूट रहा है। तो वी डू नॉट नो फॉर श्योर कि कैसे उनकी जो हैबिटेट है कैसे इफेक्ट होगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे या चेंज कर पाएंगे अपनी लिविंग को, या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वी डू नॉट नो दैट, तो वो देखना पड़ेगा फ्यूचर में। फिर जैसे जैसे ये ऊपर का एरिया हमारा पिघल रहा है, वैसे वैसे यहाँ का एक्सप्लोरेशन करने की कैपेसिटी भी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि पहले जमा हुआ था। अब जैसे जैसे पिघलेगा, वहाँ पे नए नए रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए शिप्स भेजी जाएंगी। ऑयल हो सकता है या कोई मेटल हो सकते हैं रेयर अर्थ वाले, उनको ढूंढा जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। फिर चैलेंजेस भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा कि कोई ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती है आर्कटिक के लिए, तो कोई भी गलत तरीके से मिसयूज़ कर सकता है इसको। इन्वायरमेंटल रिस्क हैं इससे एसोसिएटेड, तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पहले वीडियो में हमारे यही रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।